हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। आज हम करंट अफेयर्स में आई साइंस एंड टेक के एक टॉपिक मोयर मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोयर मटेरियल क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस है और क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। अब मोयर मटेरियल को अच्छे से समझने के लिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें ज़रूरी है कि हम इसके स्ट्रक्चर को समझें। मोयर मटेरियल को बनाया कैसे जाता है वो हम समझें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक मटेरियल लेंगे जो कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिया हमने, ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट लिया, हमने ग्रेफाइट का एक टुकड़ा लिया। अब ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन एटम से ही बना होता है। अब ग्रेफाइट क्या है, अब ग्रेफाइट बेसिकली क्या है, कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, यानी कार्बन का ही एक फॉर्म है। तो हमने क्या करा, हमने एक मटेरियल लिया जो सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है। जैसे कि हमने ग्रेफाइट का एक ब्लॉक ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस टुकड़े की ऊपर से पतली सी थिन लेयर काट लेंगे, जिससे कि हमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल जाता है। किसका, ग्रेफीन का। अब ग्राफीन क्या है, ये कार्बन एटम से बनी एक स्ट्रक्चर है जो जिसकी थिकनेस सिर्फ एक एटम जितनी होती है। बेसिकली आपने ये 3D स्ट्रक्चर लिया, ग्रेफाइट, ये 3D स्ट्रक्चर है। अब इसको जब आपने ऊपर से काट दिया, एक पतली सी लेयर ली हमने काटी जो कि सिर्फ एक एटम जितनी जिसकी थिकनेस है, तो ऊपर से दिखने पर हमें क्या दिखेगा, हमें एक स्क्वायर टाइप दिखेगा, एक 2D स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको हम ग्राफीन बोलते हैं। एक्चुअली में तो इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, यानी कि 6 कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं इस प्रकार से। और अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक एक लेयर दिखेगी जिसमें जिसकी थिकनेस एक कार्बन एटम जितनी ही होगी। तो इस प्रकार से हमने 2 लेयर ले ली और अब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को रखा और उन दोनों के बीच में हमने एक एंगल रखा छोटा सा, जिसे कि हम मैजिक एंगल बोलते हैं। और इस प्रकार से हमें जो मटेरियल मिलता है वो मोयर मटेरियल मिलता है। बेसिकली ये जो थीटा एंगल है वही सारे गेम को चेंज कर देता है। यानी कि आपने एक तो ये ब्लू वाली शीट ली ग्रेफाइन की, यानी ग्रेफाइट को पहले तो ग्रेफाइट का ब्लॉक लिया, फिर काट के हमने ग्राफीन की 2D शीट्स ली। अब पहली शीट ये ब्लू वाली थी और उसके ऊपर हमने ये रेड वाली शीट रख दी। पहले तो ये ब्लू वाली शीट ली थी और उसके ऊपर फिर हमने ये रेड वाली शीट रख दी और इनके बीच में एक एंगल से हमने इनको ट्विस्ट कर दिया। यानी ऐसा नहीं है कि ब्लू के डायरेक्ट ऊपर हमने रेड वाली रख दी, इनके बीच में हमने एक एंगल रखा। इसको हम यूजुअली मैजिक एंगल बोलते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में ये एंगल 1.1 डिग्री के अराउंड रखा गया था। अब इस एंगल के कारण ही जो हमें मटेरियल मिलता है वो मोयर मटेरियल होता है। इस एंगल के कारण क्या होता है, इन स्ट्रक्चर की जो इलेक्ट्रॉनिक और क्वांटम प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत चेंज हो जाती हैं। यानी ग्राफीन की जो प्रॉपर्टीज थी उससे बहुत हद तक चेंज हो जाएंगी जो हमें नया मोयर मटेरियल मिला है। द वन मेड ऑफ ग्राफीन हैज इवन फाउंड टू बी सुपर कंडक्टर। इस केस में जो हमें मोयर मटेरियल मिला है उसके अंदर सुपर कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी आ गई। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला, मोयर मटेरियल मिला। मोयर मटेरियल कैसे बनाते हैं, हम एक मटेरियल लेते हैं जो कि सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एटम से बना होता है, फिर हम उसकी 2 पतली सी लेयर काटते हैं जिनकी थिकनेस सिर्फ एक एटम जितनी होती है। उन दोनों लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। बस हम ध्यान ये रखते हैं कि उनको एक छोटे से एंगल से हम ट्विस्ट करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमें मोयर मटेरियल मिलता है जिसकी बहुत अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होती हैं आगे समझते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो मटेरियल हम रखते गए एक दूसरे के ऊपर एक लेयर रखते गए, उसे हमें मोयर मटेरियल मिला और जो हमें पैटर्न बन के आता है वो मोयर पैटर्न कहते हैं। अब क्या हुआ, रिसर्चर ने एक्सप्लोर करी कंडक्टिविटी इन ट्विस्टेड बाइलेयर टंगस्टन डाइसेलेनाइड, यानी डाइसेलेनाइड, टंगस्टन डाइसेलेनाइड के 2 लेयर रखे और उनको ट्विस्ट कर दिया, जिससे कि हमें एक ऐसा मटेरियल मिला जिसके अंदर हमें सुपर कंडक्टिविटी मिली। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है आगे समझेंगे। अब ये जो मटेरियल हमें मिला वो कैसे मिला, बाय स्टैकिंग 2 लेयर्स ऑफ टंगस्टन डाइसेलेनाइड अ सेमीकंडक्टर। टंगस्टन डाइसेलेनाइड वैसे क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर है और इनको रोटेट कर दिया एक लेयर एक एंगल से। ये एंगल क्या है ये भी आगे समझते हैं, कितना एंगल था, जिसकी वजह से जो मटेरियल मिला उसके अंदर हमें सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी देखने को मिली। यानी टंगस्टन डाइसेलेनाइड जो यूजुअली तो एक सेमीकंडक्टर था, लेकिन उसके अंदर हम इस प्रकार से हमने
एक दूसरे को स्टैक करा इसकी लेयर को कि हमें जो मटेरियल मिला उसके अंदर हमें सुपर कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी देखने को मिली। ये जो मिस अलाइनमेंट था caused by the small twist produces a completely different pattern। इस छोटे से ट्विस्ट के कारण हमें बहुत ही डिफरेंट पैटर्न मिला अगर हम ऊपर से देखते हैं तो, जिसे हम मोयर मटेरियल बोलते हैं। यानी कि जैसे हमने ग्राफीन के केस में देखा था, हमने एक लेयर ली ब्लू वाली, फिर हमने ऊपर ये रेड वाली लेयर ली। अब इन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा रखा। अब तीसरी लेयर जो लेंगे वो भी तो कुछ एंगल से हम इस रेड वाली लेयर से एक थीटा एंगल बनाते हुए रखेंगे। तो आप समझ रहे, इस प्रकार से जब आप छोटा छोटा एंगल से जब आप इनको चेंज करते जाओगे तो ओवरऑल ऊपर से देखने पर हमें एक बहुत ही डिफरेंट मटेरियल, एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसे कि हम मोयर पैटर्न बोलते हैं। अब जो मोयर पैटर्न होता है इट गिव्स राइज टू न्यू बिहेवियर्स। यानी यूजुअली जो मटेरियल से जो बन रहा था, जो ओरिजिनल मैटर था, उसकी प्रॉपर्टीज और इस मोयर मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही डिफरेंट हो जाती हैं, बहुत ही नए बिहेवियर देखने को मिलते हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन दी इंडिविजुअल 2D मटेरियल्स अलोन। अगर उसी मटेरियल का 2D हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हमें नहीं देखने को मिलती है। दिस इज बिकॉज द ट्विस्ट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट बैंड्स। जो छोटा सा हमने ट्विस्ट रखा था, एंगल रखा था, मैजिक एंगल रखा था, जो ट्विस्ट करा था दोनों लेयर को, उसकी वजह से फ्लैट बैंड्स बन जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि फ्लैट बैंड्स क्या होते हैं। फ्लैट बैंड्स को समझने के लिए सबसे पहले एनर्जी बैंड्स का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। तो अब हम समझेंगे एनर्जी बैंड्स के बारे में। एनर्जी बैंड्स को समझने के लिए आप दिमाग में विजुअलाइज करिए एक सीढ़ी को। जैसे सीढ़ी के बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक आपको स्टेयर मिलता जाता है, एक स्टेप मिलता जाता है, उसी प्रकार से एक एटम के अंदर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब वन एनर्जी लेवल को आप सीढ़ी के इस पहले स्टेप की तरह इमेजिन कर लीजिए। यहाँ पे सबसे कम एनर्जी है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे सबसे कम एनर्जी है, यहाँ पे जाने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, या इलेक्ट्रॉन के पास अगर ज़्यादा एनर्जी है तो वो ऊपर वाले लेवल पे बढ़ जाता है, अगर उसके पास में कम एनर्जी है तो वो वापस नीचे वाले लेवल पे आ जाता है। तो इस प्रकार से हर एक जो स्टेप है, बैंड है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द रेंज ऑफ एनर्जीज एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव। हर एक स्टेप जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी हो सकती है। जितना ज़्यादा वो ऊपर जाता जाएगा इसका मतलब उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा मोमेंटम है, और वो ज़्यादा फास्ट मूव कर सकता है। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू हाफ mv²। तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना मूव एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। यानी कि एनर्जी के प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती जाएगी। अब हम समझेंगे फ्लैट बैंड्स का फॉर्मेशन इन मोयर मटेरियल। हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि जो मोयर पैटर्न के कारण हमें नए बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो जो एक एंगल हमने ट्विस्ट करा था लेयर्स को उसकी वजह से। और इस वजह से क्या था, फ्लैट बैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, इसकी वजह से हमें ये मोयर पैटर्न मिल रहा था और नए बिहेवियर देखने को मिल रहे थे। तो अब ये फ्लैट बैंड्स कैसे बनते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि लेयरिंग हुई थी और ट्विस्टिंग हुआ था। हमने दो लेयर लिए थे और क्या किया था, एक लेयर को दूसरे लेयर पर रखा और कुछ छोटे से एंगल से हमने उसको ट्विस्ट कर दिया, रोटेट कर दिया। अब इस रोटेशन के कारण जो एटम्स थे दोनों लेयर के वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली नहीं आए। यानी कि जो ऊपर वाला लेयर का एटम था वो स्लाइटली डिफरेंट पोजिशन पर था पहले वाले लेयर के एटम के कंपेरिजन में, जिसकी वजह से हमें एक रिपीटिंग पैटर्न मिलता गया। अब क्या हुआ, इसकी वजह से एनर्जी लेवल फ्लैटन हो गए। कैसे हुए हम समझते हैं कि जो ट्विस्ट हमने करा था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था वो इफेक्ट हो गया बिटवीन द लेयर्स। पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था वो चेंज हो गया। ये मूवमेंट जो था वो रेस्ट्रिक्ट हो गया इन सर्टेन रीजन्स। यानी ये मूवमेंट सिर्फ कुछ रीजन्स तक ही पॉसिबल था, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल्स फ्लैटन हो गए। Their movement becomes restricted in certain areas which flattens their energy levels. बेसिकली अब ये इलेक्ट्रॉन है, बस ये किसी एक ही सीधी तक जा सकता है। जैसे हमने देखा था इस वाले केस के अंदर कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर पे भी जा सकता था, इधर पे भी जा सकता था, इधर से इधर पे भी जा सकता था।
लेकिन अब मोयर पैटर्न के कारण ये सिर्फ एक ही सीढ़ी चढ़ सकता है, जिसकी वजह से अब उसके पास सिर्फ ये एक ही टाइप ऑफ एनर्जी, इतनी ही एनर्जी उसे मिल सकती है जितनी एनर्जी इस सीढ़ी पर होगी। तो क्या हुआ, एनर्जी फ्लैटन हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब बहुत सारी एनर्जीज नहीं मिल सकती उसको, सिर्फ एक ही कांस्टेंट एनर्जी उसे मिल रही है, और इसको हम बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स अवेलेबल थे एक एटम के पास में, अगर जो ओरिजिनल मटेरियल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देखते हैं, लेकिन मोयर मटेरियल के अंदर सिर्फ उसके पास में एक ही सीढ़ी चढ़ने को मिलती है, एक ही बैंड उसको मिलता है, अवेलेबल होता है, जिसके कारण एनर्जी भी उसके लिए कांस्टेंट हो जाती है। अब इस बैंड पे, इस लेवल पे जितनी एनर्जी होगी सिर्फ उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है। इस प्रकार हमें क्या मिलता है, एक मोयर पैटर्न मिलता है, और उसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फ्लैटन हो जाते हैं। अब इस मोयर पैटर्न के कारण जो भी एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सर्टेन एनर्जीज बिकम फ्लैटेंड, एनर्जीज कांस्टेंट हो जाती हैं। एक फ्लैट बैंड क्या होता है? A flat band means the energy values of electrons across the ladder are nearly constant, creating a flat region. तो क्योंकि जो एनर्जी वो कांस्टेंट हो गई, उसकी वजह से एक फ्लैट रीजन हमें बन गया, और इस सिनेरियो में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास में एक सेम ही एनर्जी है, अनलाइक इन टिपिकल मटेरियल्स वेयर एनर्जी लेवल्स आर स्प्रेड ओवर अ रेंज। टिपिकल मटेरियल में तो एनर्जी लेवल स्प्रेड थी बहुत सारी, लेकिन मोयर मटेरियल के अंदर जो एनर्जी है वो कांस्टेंट हो गई, जिसकी वजह से जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम बोलते हैं, वो एनर्जी बैंड जो है वो फ्लैटन हो गए, फ्लैट बैंड्स का फॉर्मेशन हो गया। अभी जो फ्लैट बैंड्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, ये समझते हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द फ्लैट बैंड्स? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्लो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव लेस रिड्यूसिंग देयर एनर्जी। हमने देखा था कि जब स्लोप होता है, उस केस में तो कोई बॉल होगी तो बहुत तेजी से मूव करेगी, नीचे आएगी, लेकिन उसी प्रकार एक प्लेट्यू होगा, एक सीधा सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस होगा, तो वहां पे जो बॉल की मूवमेंट है वो बहुत स्लो होगी। तो इस वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी भी कम होगी। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर वी कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्लो मूव कर रहे हैं, इसलिए उनकी क्या हुई, एनर्जी स्लो हो गई। इमेजिन अ जेंटल रोलिंग हिल which is a normal energy band where a ball, or here in this case electron, can easily roll across the surface. It has kinetic energy to move freely. तो जो हिल देखा हमने, एक अगर पहाड़ देखा, तो उस केस में क्या होगा, जो कोई भी बॉल होगी वो आसानी से मूव करेगी, जिसके कारण उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन एक फ्लैट पैट्यू में, जो कि एक फ्लैट बैंड की तरह है, वहाँ पे जो बॉल है वो बेरली मूव कर पाएगा, बहुत मुश्किल से मूव कर पाएगा, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ वेरी लिटिल काइनेटिक एनर्जी। अब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम है। इंस्टेड इट इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद अदर नियर बाय बॉल्स ऑन द प्लेट्यू। अब उस मूव तो वो बहुत कम कर पा रहा है, इस वजह से क्या होगा, वो आसपास के जो और उसके पास अगर हम बॉल छोड़ेंगे तो उनके साथ में इंटरेक्ट करने लग जाएगा। यानी कि बॉल हमने यहाँ पे छोड़ी, अब तो बहुत स्लोली 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 मूव कर रहा है। तो मान लीजिए एक और बॉल हमने उससे पहले अगर छोड़ी होगी, वो भी बहुत धीरे धीरे करके मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ये आपस में इंटरेक्ट करने लग जाएंगे। अगर स्लोप होता, तो अगर पहली बॉल छोड़ते हम, जब तक कि वो नीचे पहुंचती, मान लीजिए हम एक दूसरी बॉल हमने यहाँ से छोड़ी, तो ये जब तक कि इसके पास आती, ये वाली बॉल नीचे जा चुकी होती, तो ये कभी इंटरेक्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस प्लेट्यू वाले केस के अंदर क्या हुआ, जो बॉल है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है, जिसकी वजह से दो बॉल आपस में इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। In flat band, electrons has very low kinetic energy, making their motion slow. फ्लैट बैंड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत कम होती है, मूव करने की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है। तो क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम हुई। अब काइनेटिक एनर्जी कम है, तो हमने देखा कि फॉर्मूला, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है स्पीड के। तो उससे क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, मोशन है, वो भी बहुत कम, स्लो हो गया। उस वजह से जो इनकी टेंडेंसी है टू इंटरैक्ट स्ट्रांगली विद ईच अदर बढ़ गई, तो एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ गई।
कोई चीज़ अगर धीरे धीरे जा रही है तो आपस में, आप किसी बिजी रोड पे बहुत जल्दी जल्दी जाते जा रहे हैं तो आप किसी से भी रुक के बात नहीं करेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे जा रहे हैं तो हो सकता है कि पास वाले से आप कुछ बात छेड़ दें कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्लोअर, दे इंट्रैक्ट दे स्टार्ट इंट्रैक्ट दे स्टार्ट इंट्रैक्टिंग स्ट्रांगली विथ ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ में इंट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अब इस इंट्रैक्शन के कारण उनके अंदर सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है। कैसे आती है वो भी आगे समझते हैं। फिलहाल के लिए तो अब इतना समझना है कि पहले मोयर मटेरियल जो बनता है वो कैसे बनता है। दो लेयर लेते हैं किसी भी मटेरियल की। इस वाले केस में हमने ग्राफीन लिया था, और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जिसमें हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने टंगस्टन डाइसेलेनाइड का एग्जाम्पल लिया। तो दो लेयर लिए हमने इस मटेरियल की और उनको ट्विस्ट कर दिया एक छोटे से एंगल थीटा से। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उनके अंदर फ्लैट बैंड्स बने। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए एनर्जी फ्लैटन होने लगी, एनर्जी लेवल फ्लैटन होने लगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था वो स्लो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्लो हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो आपस में इंटरेक्ट ज़्यादा करने लग गए। अब इंटरेक्ट ज़्यादा करने की वजह से क्या होगा, समझते हैं आगे। These slower moving electrons are more likely to interact with each other, creating strong electron-electron interaction. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में इंटरेक्ट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होने लग जाएगा, जो कि टिपिकल मटेरियल में हमें देखने को नहीं मिलता, ओरिजिनल मटेरियल में हमको देखने को नहीं मिलता। अब ये जो इंटरेक्शन है, इनकी वजह से क्या होता है कि कूपर पेयर का फॉर्मेशन होने लगता है। कूपर पेयर क्या होते हैं, जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर जाते हैं एक शॉर्ट डिस्टेंस के अक्रॉस एंड मूव अराउंड एज अ सिंगल यूनिट। ये कूपर पेयर एक यूनिट की तरह काम करते हैं। बेसिकली कूपर पेयर में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स आता है, और जिसकी वजह से ये दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करने लग जाते हैं, और इस फेनोमेना के कारण सुपर कंडक्टिविटी होती है। ये भी कैसे होती है, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे। इनका जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, अब इनका जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो क्या करता है, इट हेल्प्स अवॉइड स्कैटरिंग। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के साथ चलने के कारण स्कैटरिंग का फिनोमेना अवॉइड हो जाता है। स्कैटरिंग क्या होती है वो समझते हैं। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद एटम्स और इम्प्योरिटीज इन द मटेरियल एंड डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। स्कैटरिंग मतलब एक दूसरे टकराने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, जिनके अंदर कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, उन्हीं की वजह से हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में भी बहुत ज़्यादा कोलाइड करते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इससे टकरा गया, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा गया, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा गया, इसकी वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग होने लगता है। अभी स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस आने लगती है, और अगर रेजिस्टेंस आ गई तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। क्या होता है स्कैटरिंग की वजह से, क्या होगा, स्कैटरिंग अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, रुकाव होगा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो आपको पता है जो कंडक्टिविटी होती है वो कम हो जाएगी। लेकिन क्या होता है इस केस में, जो कूपर पेयर बनते हैं दे कैन ट्रैवल थ्रू द मटेरियल विदाउट स्कैटरिंग। अब क्योंकि ये बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में एक तरीके से ये चलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग कम हो जाती है। तो स्कैटरिंग कम हो गई तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हुआ यानी एक्चुअली इस केस में तो जीरो ही रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ने आपस में पेयर अप कर लिया। अगेन आप रोड वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो अगर सब बहुत सारी भीड़ अगर जा रही है तो एक दूसरे से टकराती हुई जाएगी, लेकिन आप मान लीजिए कि हर एक लड़का और लड़की ने एक एक पेयर बना लिया तो वो आपस में बात करते हुए चलेंगे, तो उससे क्या होगा कि भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि उनका मूवमेंट स्लो हो रहा है, वो आपस में बात करते हुए इंटरेक्ट करते हुए जा रहे हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह जा रहे हैं। तो फिर बाद में धक्का मुक्की नहीं होगी, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो एनर्जी लॉस जीरो हो गया। और अगर रेजिस्टेंस ही अगर यहाँ पे आपका जीरो हो जाए तो सुपर कंडक्टिविटी की एबिलिटी आ जाती है किसी भी मटेरियल के अंदर। अब कूपर पेयर क्या होता है, कूपर पेयर हमने पहले समझा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी दो इलेक्ट्रॉन से ये बनता है जो कि सुपर कंडक्टर में मूव करते हैं इस तरीके से कि वो एक
सिंगल एंटाइटी की तरह बिहेव करते हैं rather than टू सेपरेट पार्टिकल्स। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रेपेलिंग होती है, लेकिन कूपर पेयर में क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करने लग जाते हैं। तो हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर लीड्स टू सुपर कंडक्टिविटी? ऑल्दो हमने पिछले समझ लिया था, लेकिन फिर से उसको और ईजियर वे में समझते हैं कि आप एक डांस फ्लोर को इमेजिन करिए और वहाँ पे उस पर इमेजिन करिए कि बहुत सारे डांसर्स डांस कर रहे हैं। यानी एक तरीके से आप समझिए कि डांस फ्लोर जो होगा वो तो कंडक्टर की तरह काम करेगा और जो उस पे डांसर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करेंगे। अब डांस फ्लोर पे अगर डांसर ऐसे ही अपने आप में जो डांस करते जाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे में बम्प करते जाएंगे, एक दूसरे से टकराते जाएंगे, भिड़ते जाएंगे, तो क्या होगा, उनकी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी। लेकिन यही डांसर्स अगर पेयर अप कर लें आपस में, एक एक पैर बना लें सारे डांसर्स मिलके, तो क्या होगा, एक हारमोनी बन जाएगी, कोऑर्डिनेशन होने लग जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, सब आराम से डांस कर पाएंगे, आपस में भिड़ेंगे भी नहीं, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा इन सुपर कंडक्टिविटी के केस में। तो जिस वजह से क्या होता है, सुपर पेयर मेक्स सुपर कंडक्टिविटी पॉसिबल। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। हमने पहले समझा कि मोयर मटेरियल को बनाते कैसे हैं। इसके लिए हम कोई मटेरियल लेते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से ही बना होता है। इस केस में हमने ग्रेफाइट का एग्जांपल लिया था। फिर हम उसकी एक थिन लेयर काट लेते हैं, पतली सी लेयर काट लेते हैं, जिससे कि हमें एक 2D स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब इस शीट के ऊपर एक और शीट रख देते हैं, 2D शीट रख देते हैं, और ऊपर वाली जो शीट है उसको ट्विस्ट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं एक स्मॉल एंगल से, जिसकी वजह से हमें मोयर मटेरियल मिलता है। अभी जो मोयर पैटर्न हमें मिला है, इस सारा जो मोयर मटेरियल था, अगर ऊपर से देखते हैं तो हमें मोयर पैटर्न देखने को मिलता है। ग्रेफीन के जो केस है, उस केस में क्या हमने पाया था कि जो मटेरियल मिलता है, मोयर मटेरियल मिलता है, उसके अंदर सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं। उसी प्रकार से रिसर्चर ने एक और मटेरियल उन्होंने यूज़ किया था, टंगस्टन डाइसेलेनाइड। उसके दो लेयर्स लिए थे और ऊपर वाली लेयर को एक एंगल से ट्विस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से भी हमें एक मोयर मटेरियल मिला जिसके अंदर सुपर कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी देखने को मिली थी। अभी क्यों मिली थी, फ्लैट बैंड्स के बनने के कारण। फ्लैट बैंड्स कैसे बनते हैं वो हमने समझा। उससे पहले हमने समझा कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। एक नॉर्मल सिनेरियो के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के पास में इतने सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक सीढ़ी पे अगर देखें तो इतने सारी सीढ़ियाँ चढ़ सकता है कोई इंसान। लेकिन जो मोयर मटेरियल होता है, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है बिटवीन द लेयर्स, वो क्या होती है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो संकुचित हो जाती है कुछ एरियाज तक, जिसकी वजह से जो एनर्जी लेवल है फ्लैटन हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, एनर्जी लेवल के फ्लैटन होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम मूव करते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। अब मूव कम करने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर इंट्रैक्शन जो होता है आपस में, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बढ़ जाता है। इस इंट्रैक्शन की वजह से कूपर पेयर बन जाते हैं। क्या होता है, कूपर पेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी कूपर पेयर क्योंकि एक पेयर के अंदर एक सिंगल यूनिट की तरह चलते हैं, काम करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग कम हो जाती है। स्कैटरिंग कम क्या, इनफैक्ट नल हो जाती है। तो स्कैटरिंग अगर नल हो गई तो फिर क्या हुआ, सुपर कंडक्टिविटी बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो बहुत फ्रीली हो रहा था, रेजिस्टेंस बहुत ज़ीरो हो गया, एनर्जी लॉस ज़ीरो हो गया, और सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आ गई। ये कूपर पेयर क्या होता है ये हमने समझा। अब कूपर पेयर की फॉर्मेशन, सुपर कंडक्टिविटी कैसे आई थी। अगर हम एक डांस फ्लोर को इमेजिन करते हैं, डांस फ्लोर पे जो डांसर हैं अगर वो अकेले अकेले डांस करते हैं तो आपस में भिड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता रहता है। लेकिन अगर यही डांसर्स अगर पेयर अप कर लें, एक एक पेयर बना लें, कपल बना लें, तो उससे क्या होगा, वो काफ़ी कोऑर्डिनेटेड वे में डांस करेंगे, बहुत स्मूथली डांस होता जाएगा और कोलिजन्स यानी भिड़ेंगे नहीं आपस में, एनर्जी लॉस नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसी को हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग्स इन दिस एक्सपेरिमेंट। जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो रिसर्चर्स को क्या क्या देखने को मिला था, वो हम इस स्लाइड में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसर्चर ने लिया क्या था, टंगस्टन डाइसेलेनाइड की दो लेयर ली थी और उनको ट्विस्ट करा था एक एंगल
से वो एंगल कितना था, ट्विस्ट एंगल कितना था, 3.65 डिग्री। इससे हमें मोयर मटेरियल मिला। अब जो ये मोयर मटेरियल था, इसको हमने बहुत, इसका टेम्परेचर लो करते गए। इनफैक्ट एक टेम्परेचर आया -272.93 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो मटेरियल था, ये मोयर मटेरियल क्या बन गया, सुपर कंडक्टिंग बन गया, सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करने लग गया। अब ये जो टेम्परेचर है उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। स्मॉल क्लासेस में भी आपने समझा होगा कि सुपर कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी शो होती है वो कब होती है, जब हम टेम्परेचर को लो करते जाते हैं। और इनफैक्ट एक ऐसा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर आता है जहाँ पे जो मटेरियल होता है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुँच जाता है, जहाँ पे उसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो इस केस में जो ट्रांजिशन टेम्परेचर हमें देखने को मिला वो कितना देखने को मिला, -272.93 या फिर 220 मिली केल्विन। यूजुअली या जो कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर होते हैं वो -250 डिग्री पे सुपर कंडक्टर की जो सुपर कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। अब इन टीम ने ये भी पाया कि जो मटेरियल होता है, मोयर मटेरियल, ये इंसुलेटिंग स्टेट में भी जा सकता है। इंसुलेटिंग स्टेट कौन सा हो गया, जो नॉन कंडक्टिंग स्टेट हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। जैसे कि रबर होता है, जैसे रबर में कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, वो एक इंसुलेटर होता है। तो ये जो मोयर मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं, और ये इंसुलेटिंग या इंसुलेटर की प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। ये जो मोयर मटेरियल होता है उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं कोहेरेंस लेंथ। अब ये क्या होता है, इट मेजर्स हाउ फार द सुपर कंडक्टिंग अफेक्ट स्प्रेड्स इन द मटेरियल। यानी कोहेरेंस लेंथ मतलब होता है कि कितनी दूर तक एक मटेरियल के अंदर सुपर कंडक्टिंग अफेक्ट को देखा जाता है। अब जो ट्विस्टेड बाइलेड टंगस्टन डाइसिलेनाइड का मटेरियल था जिससे कि हमें मोयर मटेरियल बना, उसके अंदर जो कोहेरेंस लेंथ है वो बहुत ज़्यादा पाई गई, यानी बहुत दूर तक सुपर कंडक्टिंग की इफेक्ट को हमें देखने को मिला, अबाउट 10 टाइम्स मोर देन अदर मटेरियल। बाकी मटेरियल के कंपैरिजन में 10 गुना लंबा ये लेंथ देखने को मिला। इसका मतलब जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है ये फ्रेजाइल नहीं है, बहुत आसानी से ये वापस पुराने स्टेट में नहीं जाता है। फ्रेजाइल नहीं है कि थोड़ा सा चेंज करा और सुपर कंडक्टिंग की जो ये हमें इफेक्ट देखने को मिला था वो गायब हो गया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, बहुत ड्यूरेबल है, बहुत देर तक रहता है। तो अब जो मोयर मटेरियल है उसकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिली हैं। ऑल्दो इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर से पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिली। फ्लैट एनर्जी लेवल्स या फ्लैट बैंड्स। हमने देखा था कि कैसे मोयर मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया था कुछ एरियाज तक की, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट था वो स्लो हो गया। किसकी वजह से, मोयर पैटर्न की वजह से। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्लो हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट ज़्यादा करने लग गए, कूपर पेयर बना लिया, और कूपर पेयर के कारण स्कैटरिंग कम हो गई या इनफैक्ट ज़ीरो हो गई, जिसकी वजह से सुपर कंडक्टिविटी देखने को मिली। और ये इंसुलेटर भी बन सकते हैं। यानी कि क्या होता है, ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी यही है कि ट्यूनेबल बिहेवियर, यानी इसका बिहेवियर है वो आप चेंज कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। कैसे, आप इसके बीच में अगर एंगल अगर आप चेंज कर दोगे तो उससे क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। या आप इस मटेरियल को स्ट्रेच कर दोगे तो उससे भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दोगे तो उसकी वजह से भी जो बिहेवियर देखने को मिलेगा वो अलग बिहेवियर देखने को मिलेगा। सो इट्स लाइक हैविंग अ मटेरियल दैट कैन बी अ कंडक्टर। ये कंडक्टर भी बन सकता है, इंसुलेटर भी बन सकता है, और एक मैग्नेट की तरह भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ट्यून इट। फिर है सुपर कंडक्टिविटी। ये तो प्रॉपर्टी हमने देख ही ली, कैसे इलेक्ट्रॉन टीम अप कर लेते हैं, कूपर पेयर बना लेते हैं और फिर फ्लो करते हैं विदाउट रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ मोयर मटेरियल। मोयर मटेरियल के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं वो हम इस स्लाइड में समझेंगे। एनर्जी स्टोरेज और कन्वर्जन। हमने देखा था कि कैसे जो मोयर मटेरियल हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि हम उनके जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं। कैसे, बाय एडजस्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मोयर मटेरियल। मोयर मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज करके, जैसे चेंजिंग द एंगल बिटवीन द लेयर्स, स्ट्रेचिंग देम या कंप्रेसिंग देम या अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके जो बिहेवियर हमें रिजल्ट में दिखेगा वो अलग अलग प्रकार का बिहेवियर हमें मिल सकता है।
इस वजह से वो हो सकता है कंडक्टर की तरह बिहेव करे, या इंसुलेटर की तरह बिहेव करे, या इवन मैग्नेट की तरह भी बिहेव कर सकता है। यानी कि इस प्रॉपर्टी के कारण हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि एक टाइम पे हम जब चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, यानी ऑन स्टेट हो, तो क्या होगा, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हम ऑफ कर देंगे, तो उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर जाएगी। तो इस प्रकार से हम एनर्जी के स्टोरेज में, बैटरीज में, सुपर कैपेसिटर में मोयर मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टिंग डिवाइसेस। अब इसको तो बहुत अच्छे से हमने देखा था कि कैसे मोयर मटेरियल के अंदर सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी देखने को मिली। अब ये सुपर कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी या इस इफेक्ट को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम सुपर कंडक्टिंग वायर्स बना सकते हैं पावर ग्रिड में यूज़ के लिए। अब इन सुपर कंडक्टिंग वायर से क्या होगा, जो एनर्जी लॉस होगा वो बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा या क्लोज टू ज़ीरो हो जाएगा। तो एनर्जी बच जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर लेंगे। उसी प्रकार से तीसरा एप्लीकेशन है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि सुपर कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी देखी थी हमने, इंसुलेटर बनने की प्रॉपर्टी देखी, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार की हमने प्रॉपर्टीज देखी मोयर मटेरियल में, वैसे ही इनके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिली हैं। जैसे कि एनहांस्ड लाइट एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, यानी लाइट को एब्जॉर्ब करने की और एमिट करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। इस वजह से हम इनको फोटो डिटेक्टर्स, फोटो यानी लाइट और डिटेक्ट करना, और लाइट एमिटिंग डायोड्स या एलईडीज में भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो मोयर मटेरियल हैं उनको हम सेंसर्स और एक्चुएटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे कि प्रेशर, लाइट और मैग्नेटिक फील्ड के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे मोयर मटेरियल के ऊपर। अब हम कुछ पीवाईक्यूज करते हैं। जैसे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग diodes are used to create digital displays in many devices. What are the advantages of OLED displays over the liquid crystal displays? तो तीन स्टेटमेंट दी हैं। OLED displays are fabricated on flexible plastic substrate. Roll-up displays embedded in clothing can be made using OLEDs, and transparent displays are possible using OLEDs. अब आपको इन स्टेटमेंट के बेस पे करेक्ट आंसर पता करना होगा। इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1 2 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो अब इस पीवाईक्यू से हमें क्या समझ में आया कि यूजुअली एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि जो कोई नई टेक्नोलॉजी है या कोई नई मटेरियल जिनका आविष्कार हुआ है उनकी एप्लीकेशंस के बारे में, उनके एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल मटेरियल, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन्फ्लुएंसिंग एवरीडे लाइफ और इंडस्ट्रीज। यानी कि जैसे इस केस में हमने मोयर मटेरियल, आज के जो वीडियो में हमने मोयर मटेरियल के बारे में पढ़ा था, तो इन मोयर मटेरियल का एप्लीकेशन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका एडवांटेजेस क्या होता है ट्रेडिशनल मटेरियल के कंपैरिजन में, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हुई है जो हमारी एवरीडे लाइफ या इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करती हैं। यानी इस प्रकार से हम एक टॉपिक को कवर करेंगे जिससे कि यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो आई होप ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मोयर मटेरियल जो है उनके अंदर सुपर कंडक्टिविटी का इफेक्ट देखने को मिला है, कैसे हुआ है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो हमने इस वीडियो के थ्रू कवर किया है। Thank you for watching our video.